हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 7.4 को प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को अब हम हल करते हैं। यहां पर प्रश्न में आपको बोला गया है कि दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो देखिए, ये वाली बात आपको वैसे तो पता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन अब आपको इसको सिद्ध करना है। तो अगर आपको इसको देखिए सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। तो यहां पर देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये मान लीजिएगा आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और इसका नाम मैं रख देता हूं ए बी सी। और देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो मैं इसका कोण भी समकोण बना देता हूं। तो यहां से आपको पता लग गया कि त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो समकोण है अर्थात 90 अंश है। अब ये तो आपको बेसिकली प्रश्न में दिया हुआ है, क्योंकि प्रश्न में समकोण त्रिभुज तो आपको एक तरीके से दिया हुआ है। बस आपको ये बताना है कि AC वाली जो भुजा है वो AB से भी बड़ी है और BC से भी बड़ी है। तो अब आप ये देखो कि यहां पर जो कोण A होगा वो स्वाभाविक सी बात है कि 90 अंश से कम होना चाहिए, तथा कोण C भी स्वाभाविक सी बात है कि 90 अंश से कम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब चूंकि यदि यही कोण 90 अंश हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों मिलकर 90 अंश होने चाहिए, ए और सी, इसलिए ये 90 से बड़े तो हो ही नहीं सकते। तो अब आपने यहां पर देख लिया कि अतः त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी होगा वो कोण सी से बड़ा होगा, क्योंकि देखिए कोण बी तो 90 अंश है और कोण सी आपको पता लग गया कि 90 अंश से छोटा है। तो इसलिए आपको पता लग गया कि कोण बी कोण सी से बड़ा होगा। इसलिए अब चूंकि कोण बी बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि बी के सामने वाली जो भुजा होगी वो सी के सामने वाली भुजा से भी बड़ी होगी। तो बी के सामने आप देखिए आपके पास भुजा है ए सी, तो वो वाली भुजा सी के सामने वाली भुजा अर्थात ए बी से बड़ी होगी। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। और यहां पर हम आपको कारण भी बता देते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो यहां से आपको कारण भी समझ में आ गया कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली अर्थात सम्मुख भुजा बड़ी होगी। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया। इसी प्रकार अब देखिए, आपने कोण बी को तो कोण सी से बड़ा करके ही कर दिया। आपने तो देखा कोण ए भी 90 अंश से कम है और कोण भी 90 है, इसका मतलब कोण बी कोण ए से भी बड़ा होगा। अब चूंकि कोण बी कोण ए से भी बड़ा होगा, इसलिए कोण बी के सामने वाली भुजा मतलब ए सी कोण ए के सामने वाली भुजा मतलब बीसी से बड़ी होगी। तो इसलिए अब आप यहां से बोल सकते हैं कि एसी वाली भुजा बीसी वाली भुजा से बड़ी होगी, और इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। और इसका भी यदि आप कारण लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम कारण है कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। तो आपने ये भी लिख दिया। तो अब यहां से आप देख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं कि AC का मान AB से भी बड़ा है, तथा जो AC वाली भुजा है उसका मान BC वाली भुजा से भी बड़ा है। अतः यहां से अब आप बोल सकते हैं कि AC अर्थात जो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यही देखिए आपको सिद्ध करने को भी बोला गया था कि आपको दर्शाना था कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, और आपने देखा कि त्रिभुज में तो 3 ही भुजाएं होती हैं, तो कर्ण वाली भुजा बाकी 2 भुजाओं से बड़ी आ रही है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपने आसानी से सिद्ध कर दिया है। तो देखिए, अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q तक बढ़ाया गया है।
साथ ही आपको बोला गया है कि कोण पीबीसी का मान कोण क्यूसीबी से छोटा है। तो देखिए अभी तक जितना हमने पढ़ा प्रश्न में उतनों को समझ लेते हैं। आप देखिए आपके पास ये त्रिभुज एबीसी है और बोला गया था कि AB तथा AC को आपने आगे बढ़ाया है बिंदु P तक तथा Q तक क्रमशः। फिर आपको बोला गया कि PBC जो कोण है आप देख सकते हैं PBC आपके पास ये वाला कोण है और QCB आपके पास ये वाला कोण है। तो आपको बोला गया कि PBC वाला कोण छोटा है QCB वाले कोण से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यह आपको प्रश्न में दिया गया है तो मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार। अब आप आगे देख रहे हैं तो आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए अर्थात दर्शाइए कि AC बड़ा होगा AB से। अब AC मतलब भुजा है और AB मतलब दूसरी भुजा, तो आपको सिद्ध करना है कि AC वाली भुजा का मान AB वाली भुजा से बड़ा होगा अर्थात AC वाली भुजा की लंबाई AB वाली भुजा से बड़ी होगी। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये देखो कि ABP एक रेखा है, तो ABP आपने देखा कि एक सरल रेखा है। इसका मतलब अगर आप इस सरल रेखा पर बिंदु B पर जितने भी कोण देखेंगे उन सभी का योगफल तो 180 अंश होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास कोण PBC प्लस कोण ABC, तो आप देखो PBC ये वाला कोण है और कोण ABC आपके पास ये वाला कोण है, ये मिलकर आपके पास 180 अंश हो जाने चाहिए। ये भी हमने आपको बताया कि क्योंकि ये आपके पास एक रैखिक युग्म था इन दोनों कोणों का, इसलिए मिलकर 180 अंश होने चाहिए। अब यहां से आप देखिए कि जो कोण पीबीसी होगा वो आपके पास हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण एबीसी के बराबर। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। इसी प्रकार अब आप देख रहे हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसी प्रकार जो ACQ है वो भी तो एक सरल रेखा ही है, तो आप लिख सकते हैं ACQ भी एक सरल रेखा है। अब चूंकि ACQ एक सरल रेखा है इसका मतलब यह हुआ कि इस पर बिंदु C पर जो कोण बनने होंगे सभी उनका योगफल भी 180 अंश होना चाहिए, अर्थात कोण ACB और कोण QCB इनको मिलाकर आप 180 अंश लिख देंगे। तो आप लिखेंगे कोण ACB प्लस कोण QCB ये मिलकर 180 अंश होना चाहिए, और ये भी आप इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि रैखिक युग्म था। अब आप ये देखिए कि यहां से यदि आप कोण QCB का मान निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा 180 माइनस कोण ACB, इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं प्रश्न में तो आपको बोला गया है कि PBC कोण का मान QCB कोण से छोटा है, तो देखिए आप यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार आप देख रहे हैं कि कोण PBC मतलब देखिए PBC कोण QCB से छोटा है। अब देखिए PBC वाले कोण का हम मान लिख देते हैं, तो वो आपके पास है 180 माइनस कोण ABC, तो आप लिखेंगे 180 अंश माइनस कोण ABC छोटा है अर्थात लेस देन का चिन्ह, और आप लिखेंगे 180 माइनस कोण ACB। आप देख सकते हैं QCB का मान हमने ये लिख दिया है यहां से, और PBC का मान हमने समीकरण संख्या 1 से लिखा है। तो यहां से अब आप ये देखिए कि अगर हम 180 अंश यहां पर भी देख रहे हैं 180 अंश यहां पर भी देख रहे हैं, पक्षांतर करें तो देखिए माइनस कोण ACB जो है इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, माइनस कोण ABC को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो आपके पास आ गया 180 अंश प्लस कोण ACB छोटा है 180 अंश प्लस कोण ABC। अब देखिए अगर आप 180 अंश दोनों पक्षों से घटा दें तो 180 अंश घटाने पर, ध्यान रखें घटा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों पक्षों से ही आप घटाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा कोण ACB लेस देन अर्थात छोटा है कोण ABC से। तो आप देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि कोण ACB अर्थात देखो कोण ACB आपके पास छोटा है कोण ABC से, तो मतलब कोण C आपके पास कोण B से छोटा है, तो यहां से आप इसको समीकरण संख्या 3 बोल सकते हैं।
तो अब चूंकि समीकरण संख्या 3 में आपने देखा कि कोण सी छोटा है कोण बी से, तो यहां से अब आप बोल सकते हैं कि जो ए सी होगा वो ए बी से बड़ा होगा, या देखो या फिर आप ऐसे ही लिखिए, आप इसको अभी छोड़ दीजिएगा। जो कोण एसीबी चूंकि छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा भी छोटी होगी, तो एसीबी के सामने तो एबी वाली भुजा होगी वो छोटी होगी एबीसी कोण के सामने वाली भुजा अर्थात एसी वाली भुजा से। और ये आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने सीखा है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो आप देखो, आपको यही सिद्ध करना था कि AC AB से बड़ा होगा, लेकिन आपने सिद्ध किया AB AC से छोटा होगा, या आप इसको दूसरे अर्थों में बोल सकते हैं कि AC वाली भुजा AB वाली भुजा से बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यह सिद्ध करना था और आपने उसको बहुत ही आसानी से सिद्ध कर दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में कोण बी कोण ए से छोटा है और कोण सी लेस देन है कोण डी, अर्थात कोण सी कोण डी से छोटा है। तो आपको सिद्ध करना है कि एडी वाली भुजा बीसी वाली भुजा से छोटी होगी। तो यहां पर आप देखो कि आपके पास ये आकृति दी हुई है, एडी और बीसी दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु ओ पर, और यहां पर बोला गया कि बी और ए में कोण बी छोटा है। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ में आप देख रहे हैं आपको दिया हुआ है कि कोण बी लेस देन है कोण ए के, अर्थात कोण बी कोण ए से छोटा है। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहां पर लिख देते हैं दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इस त्रिभुज में जो कोण बी के सामने वाली भुजा होगी वो कोण ए के सामने वाली भुजा से भी छोटी होगी। तो देखो बी के सामने वाली भुजा तो ए ओ है, तो ए ओ या ओ ए आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये वाली भुजा छोटी हो जाएगी कोण ए के सामने वाली भुजा अर्थात बी ओ या ओ बी इससे। और इसका कारण सीधा सा है क्योंकि आपने सीखा है कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। तो इसको हम लिख भी देते हैं यहां पर, त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो अब यहां से आप ये देखिए कि ए ओ बी ओ से छोटा हो गया, ये तो आपने सिद्ध कर दिया। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब इसी तरीके से आप त्रिभुज सी डी ओ की बात करिए। तो त्रिभुज सी डी ओ में हम देख लेते हैं। तो देखो त्रिभुज सी डी ओ में आपको बोला गया कि कोण सी कोण डी से छोटा है, तो आपको बोला गया है कोण सी कोण डी से छोटा है, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण सी के सामने वाली भुजा भी छोटी होगी कोण डी के सामने वाली भुजा से। तो यहां से अब आप लिख सकते हैं कोण सी के सामने देखिए कौन सी भुजा है, ओ डी। यहां से आपको मिला कि ओ डी वाली भुजा छोटी होगी कोण डी के सामने वाली भुजा अर्थात ओ सी से। तो आपको ये मिल गया। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। इसका भी कारण सिंपल सा है क्योंकि आपने सीखा है कि भाई किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो अगर आप कारण लिखना चाहते हैं तो आप यही कारण लिख सकते हैं। तो जब आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को लिख लिया, तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो यदि आप देखो इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो आपको बाएं पक्ष में ए ओ लिख रहा है तो इधर ओ डी लिख रहा है, इन दोनों को साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो आप लिखोगे ए ओ प्लस ओ डी। अब देखिए जोड़ने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए यहां पर आपके पास दोनों चिन्ह ये एक जैसे हैं इसलिए आप यहां पर जोड़ पा रहे हैं आसानी से। और इसी तरीके से आप देखो बी ओ और ओ सी को आपको दाईं तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो बी ओ और ओ सी को आपने यहां पर जोड़ दिया। अब आप देखिए ए ओ प्लस ओ डी, आप देख सकते हैं ए ओ प्लस ओ डी मिलकर ये एक भुजा ए डी बना देगा। तो आपने इन दोनों को मिलाकर ए डी लिख दिया। ये देखिए लेस देन का चिन्ह अर्थात छोटा है ए डी। बी ओ और ओ सी को यदि आप देखेंगे तो आपके पास बी सी के बराबर
आ जाएगा। आप देख सकते हैं BO प्लस OC ये आपके पास BC के बराबर आ गया। तो आप देखिए यही आपको इस प्रश्न में सिद्ध करने के लिए बोला भी गया था। तो अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया कि AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। आपको बोला गया है, आप आकृति देख सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अभी तक जो हमने प्रश्न में पढ़ा है उसके हिसाब से ABCD आपके पास ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है। इसकी सबसे छोटी भुजा आपको बोली गई है AB और सबसे बड़ी भुजा आपके पास बोली गई है CD। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, सबसे छोटी भुजा ये आपके पास है AB इस प्रश्न में, और सबसे बड़ी भुजा इस चतुर्भुज की आपको इस प्रश्न में बोली गई है CD। तो ये आपने लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं आपको बोला गया है कि दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए कि कोण A का मान कोण C से बड़ा होगा और कोण B का मान कोण D से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको देखिए सिद्ध भी करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखिए A और C इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो देखिए A और C को अगर हम मिलाएं तो ये देखिए हमने A और C को मिला दिया। अब यहां से आप ये देखिए कि अगर हम इसको कोण 1 मान लें, यहां पर इसे हम कोण 2 मान लें, इसे हम कोण 3 मान लें और ये हम कोण 4 मान लें। तो देखिए हमने यहां पर अभी कोण कुछ मान लिए हैं। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में आप देखिए कि जो BC वाली भुजा है वो आपके पास AB वाली भुजा से बड़ी ही होगी, क्योंकि देखो ABCD 4 भुजाएं थी इसकी, इस चतुर्भुज की AB BC CD और AD। अब AB सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो BC वाली भुजा होगी वो AB से तो बड़ी ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने को ये पता लग गया कि BC AB से बड़ी होगी। यहां पर हम कारण भी लिख सकते हैं, चूंकि AB सबसे छोटी भुजा है। जब आपने इतना कर दिया तो अब आप देखोगे कि BC जब AB से बड़ी हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि BC के सामने वाले जो कोण होगा वो AB के सामने वाले कोण से भी बड़ा होगा। तो चूंकि BC के सामने कोण आप देख रहे हो कोण 1 है, तो कोण 1 यहां से आपको पता लग गया कि कोण 3 के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो आपने ये एक रिलेशन अर्थात एक संबंध प्राप्त कर लिया, इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल सकते हैं। और कारण बहुत सिंपल सा है कि जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण बड़ा हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप ADC वाले त्रिभुज की भी बात करेंगे। त्रिभुज ADC में, अब त्रिभुज ADC में आप देख रहे हैं, आपको पता है कि जो CD वाली भुजा है वो AD वाली भुजा से बड़ी है। और ये ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि देखिए CD और AD है तो इस चतुर्भुज की भुजाएं ही, और CD सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब ये हुआ कि CD वाली भुजा AD वाली भुजा से भी बड़ी ही होगी। अब चूंकि इसका कारण भी आपको यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं, चूंकि CD सबसे बड़ी भुजा है। अब CD सबसे बड़ी भुजा है तो देखियो इसके सामने वाला जो कोण होगा अर्थात कोण 2 वो AD के सामने वाले कोण अर्थात कोण 4 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि कोण 2 कोण 4 से बड़ा हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम जोड़ दें तो यहां पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को यदि हम जोड़ दें तो आपको देखिए बाएं पक्ष में मिलेगा कोण 1 प्लस कोण 2 ग्रेटर देन अर्थात बड़ा है कोण 3 प्लस कोण 4 से। तो अब यहां से आप देखो कोण 1 प्लस कोण 2, तो देखो कोण 1 और कोण 2 यदि आप मिलाओगे तो वो आपके पास कोण A पूरा वाला आ जाएगा, और कोण 3 और कोण 4 को मिलाएंगे तो कोण C आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि जो कोण A है इन दोनों को मिलाने पर, चूंकि कोण A मिल रहा था ग्रेटर देन अर्थात बड़ा हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने पर आपके पास कोण C मिल रहा था।
तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न का पहला वाला भाग तो सिद्ध कर दिया है, जिसमें आपको सिद्ध करने को बोला गया था कि कोण ए का मान कोण सी के मान से ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले भाग पर आएंगे। तो इसमें आपको देखो यहां पर बोला गया है कि आपको सिद्ध करना है कि कोण बी का मान कोण डी से बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम दोबारा इस चतुर्भुज को बना लेते हैं। तो देखिए इस चतुर्भुज को यदि हम दोबारा बनाएं तो ये आपके पास एक चतुर्भुज था, इसको नाम रख दें तो ए बी सी तथा डी, इसके चारों बिंदु थे। अब चूंकि यहां पर आपको बी और डी को में संबंध स्थापित करना है, तो अभी आप बी और डी को मिला देते हैं। जैसे आप देखो यहां पर हमने ए और सी को मिलाया था, यहां पर हम बी और डी को मिला देते हैं। देखिए आपने बी और डी वाले बिंदुओं को मिला दिया। अब आप यहां पर ये देखिए कि यदि हम इनके कोणों के कुछ नाम दे दें, जैसे ये वाला कोण मान लीजिएगा 5 है, इस वाले कोण को हम 6 नाम दे देते हैं, इस वाले कोण को 7 नाम दे देते हैं और इसको हम 8 बोल देते हैं। तो यहां से अब आप देखिए त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी आप देख सकते हो, आपको तो पता है कि ए बी वाली भुजा सबसे छोटी है, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि ए बी छोटी है ए डी वाली भुजा से, क्योंकि वो सबसे छोटी है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी ए डी वाली भुजा से भी छोटी ही होगी। अब चूंकि ए बी वाली भुजा छोटी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ए बी भुजा के सामने जो कोण है अर्थात कोण 7, वो ए डी भुजा के सामने जो कोण है उससे छोटा होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कोण 7 ए डी भुजा के सामने आप देख सकते हैं कोण 5 है, तो वो कोण 5 से छोटा हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। अब सिमिलरली आप देख रहे हैं कि त्रिभुज बी सी डी में, अब बी सी डी वाले यदि त्रिभुज में आप देखें तो यहां पर आप देखो कि जो सी डी वाली भुजा है वो तो सबसे बड़ी है, तो वो आपके पास बीसी वाली भुजा से भी बड़ी ही आएगी। तो आप लिख सकते हैं बीसी लेस देन है सी डी से, अर्थात बीसी वाली भुजा सी डी से छोटी है। और इसी कारणवश आप बोल पा रहे हैं कि जो बीसी के सामने वाला कोण होगा अर्थात कोण 8, वो आपके पास सीडी के सामने वाले कोण अर्थात कोण 6 से छोटा आएगा। तो यहां पर आपने कोण 6 लिख दिया, इसको आप समीकरण संख्या 4 लिख दीजिएगा। अब चूंकि यहां पर आप देख रहे हो कि समीकरण 3 और समीकरण 4 में बाएं पक्ष और समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों में आपके पास बिल्कुल समान चिन्ह है यहां पर लेस देन का, तो यहां पर आप समीकरण 3 और समीकरण 4 इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यहां पर यदि हम इनको जोड़ें तो देखो बाएं पक्ष में आपके पास मिलेगा कोण 7 प्लस कोण 8 लेस देन कोण 5 प्लस कोण 6। तो अभी आप ये देखो कोण 7 प्लस कोण 8 यदि आप इनको देखोगे मिलाकर तो ये तो कोण डी है आपके पास, तो आपने इन दोनों को मिलाकर देखा कि कोण डी है ये लेस देन। अब देखिए कोण 5 और कोण 6 को यदि आप मिलाएंगे तो वो आपके पास कोण बी आ जाएगा, तो ये आपके पास कोण बी आ गया। तो इस तरीके से आपने ये दूसरा वाला भाग भी सिद्ध कर दिया कि जो डी वाला कोण है वो बी वाले कोण से छोटा हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं उल्टा इसे कि जो बी वाला कोण है वो डी वाले कोण से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया कि दी गई आकृति में पी आर पी क्यू से बड़ी है, अर्थात पी आर वाली भुजा की लंबाई पी क्यू वाली भुजा की लंबाई से बड़ी है, तथा पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो यहां पर आप देखो अभी तक हम इस प्रश्न को जितना पढ़े हैं उतना समझ भी लेते हैं। आपके पास देखिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर और एक पी एस, एक रेखा है बीच में। आपको बोला गया है कि पी आर मतलब ये वाली भुजा पी क्यू वाली भुजा से बड़ी है, और साथ में आपको बोला गया है कि जो पी एस वाली भुजा है वो कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करती है। तो देखिए क्यू पी आर को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये हुआ
कि ये वाला कोण और ये कोण आपके पास बराबर है। अब इसके बाद यदि आप पढ़ें तो आपको प्रश्न में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोण PSR और कोण PSQ में कोण PSR बड़ा हो जाएगा। तो आप देख भी लेते हैं कि आखिर कोण PSR कौन सा है। तो PSR आपके पास ये वाला कोण है और कोण PSQ आपके पास ये वाला कोण है। तो आपको सिद्ध करना है कोण PSR बड़ा है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि जो आपको सिद्ध करना है उसको गणितीय रूप में कोण PSR ग्रेटर देन अर्थात बड़ा है कोण PSQ से। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हम त्रिभुज PQR की बात करें तो त्रिभुज PQR में आपको ये प्रश्न में बोल दिया गया है पहले PR जो है वो PQ वाली भुजा से बड़ा है। आप देख सकते हैं आपको यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर आप ये पता लगा सकते हैं कि PR यदि बड़ा है तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा। तो PQR में PR के सामने आप देखिए कोण Q है और PQ के सामने कोण R है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि कोण Q बड़ा हो जाएगा कोण R से। और ये आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि किसी भी त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो आपको यह समझ में आ गया कि कोण Q कोण R से बड़ा हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए अगर हम दोनों तरफ कोण RPS को जोड़ दें तो देखिए आपके पास बाएं पक्ष में हो जाएगा कोण Q प्लस कोण RPS बड़ा हो जाएगा कोण R प्लस कोण RPS के, क्योंकि आपने देखिए दोनों तरफ जोड़ा है तो कोई भी फर्क बेसिकली एक तरीके से नहीं पड़ा है। तो अब यहां पर आप देखो कि आपके पास कोण Q प्लस कोण RPS ये तो बाएं पक्ष में ऐसे ही रहा, अब ये बड़ा है। अब आप देखो कि कोण R प्लस कोण RPS, तो देखो कोण R आपके पास ये है और कोण RPS आपके पास ये है। अब ये मिलकर आपके पास हो जाएगा कोण PSQ के बराबर। तो आप इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं कोण PSQ, क्योंकि देखिए आप इसलिए लिख पा रहे हैं कि कोण PSQ त्रिभुज PSR का बाह्य कोण है। तो आपने सीखा था कि यदि कोई बाह्य कोण होता है तो वो दूसरे अंत्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से PSQ आपने लिख दिया इन दोनों के योगफल को। तो यहां से अब आप ये देखो कि कोण Q प्लस, अब देखो कोण RPS को तो आप कोण QPS लिख सकते हैं। आप देख सकते हो कोण RPS मतलब ये वाला जो कोण है वो कोण QPS के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको प्रश्न में बोला गया था कि समद्विभाजित करती है PS वाली रेखा, तो इसलिए आपने इनको बराबर कर दिया। तो कोण PSQ के बराबर कर दिया। और यहां पर भी हम इसका कारण लिख लेते हैं, क्योंकि कोण RPS बराबर कोण QPS हो जाएगा, ऐसा आपके पास प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहां से आप ये देखो कि कोण Q प्लस कोण QPS, आप देख सकते हो जो कोण Q है मतलब ये वाला कोण और कोण QPS है, ये वाला कोण मिलकर कोण PSR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब कोण PSR कोण PQS का बाह्य कोण हो जाएगा। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कोण PSR और ये बड़ा हो जाएगा कोण PSQ से। और यहां पर हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि अब कोण PSR त्रिभुज PQS का बाह्य कोण बन चुका है। तो यहां से आपने ये लिख दिया। और आप देखिए आपको जो प्रश्न में सिद्ध करना है वो है कि कोण PSR कोण PSQ से बड़ा है। तो आप देख सकते हो जो आपको प्रश्न में सिद्ध करना है वो आपने आसानी से सिद्ध भी कर दिया है।
तो देखिए अब हम प्रश्नावली 7.4 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम एक चित्र बनाएं तो आपको काफी आसानी होगी समझने में प्रश्न को। तो सबसे पहली प्रायोरिटी अर्थात प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि आप आकृति बना लें। तो यहां पर आप देखो कि आपको एक रेखा दी हुई है। तो यदि आप एक रेखा मान लें तो आपने मान लीजिएगा एक रेखा ये मान ली एफ बी, जैसे आप इसको एफ मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा। फिर आपको बोला गया है कि ए कोई बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो मान लीजिएगा आपने एक बिंदु ये ए मान लिया और वो इस रेखा पर स्थित नहीं है, क्योंकि आपको देखो प्रश्न में बोला भी गया है कि एक बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, आपको इस रेखा पर इस बिंदु से जितने भी रेखाखंड खींचने हैं उसमें आपको दर्शाना है कि लंब सबसे छोटा होगा। तो यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि जो दिया हुआ है वो है एफ बी, एक रेखा ये आपको दी हुई है, और आपको दिया हुआ है एक बिंदु ए जो कि रेखा पर स्थित नहीं है। तो आपको ये तो पता लग गया। अब देखो यदि आप ए बी अर्थात ए से बी एफ वाली रेखा पर एक लंब डालें तो देखो आपके पास यहां पर आकर ये मिल जाएगा। तो अब चूंकि आपने देखो ये लंब डाला है, इसका मतलब ये तो आपके पास 90 अंश का कोण हो गया। तो अब ये देखो कि जो आपको सिद्ध करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको प्रूफ करना है कि ए बी जो एक रेखाखंड है वो सबसे छोटा है। तो यहां से सबसे पहले तो अब हम यहां पर इसको सिद्ध करने के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको पता लग रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपके पास 90 अंश है। अब ये आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि कोण बी तो आपने लंब खींचा है, तो बेसिकली ये तो आपको एक तरीके से प्रश्न में दिया हुआ था। अब बात आती है कि आखिर सी क्या है। तो यहां पर आपको बोला गया है कि आप जितने भी रेखाखंड खींचेंगे उसमें लंब सबसे छोटा होगा। तो अब हमने एक लंब के अलावा और भी रेखाखंड यदि हम खींचें तो उसमें जैसे आप देखो आपके पास और भी रेखाखंड आएंगे। जैसे मान लीजिएगा आपने ये एक रेखाखंड खींचा, हो सकता है आपने देखिए ये वाला रेखाखंड खींचा, आप हो सकता है इस रेखाखंड को खींचें, आप इसी तरीके से हो सकता है इस रेखाखंड को भी खींचें। तो आप देख रहे हो ऐसे आप काफी सारे रेखाखंड खींच सकते हैं। यहां पर तो मैंने केवल आपको 4-5 रेखाखंड खींच के बताए हैं जिनमें एक लंब है और 4 बाकी लंब नहीं है रेखाखंड। तो मान लीजिएगा मैं इस बिंदु को सी बोल देता हूं, इसको मैं डी बोल देता हूं, इसको ई बोल देता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है वो तो 90 अंश है क्योंकि आपने लंब खींचा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण बी ए सी है, आप देख सकते हो कि कोण बी ए सी मतलब ये वाला जो कोण होगा वो स्वाभाविक है कि 90 अंश से तो छोटा ही होगा, क्योंकि जब एक कोण 90 हो चुका है और आप जानते हैं कि सभी का योगफल 180 अंश होता है त्रिभुज में, तो वो कोण स्वाभाविक 90 अंश से कम ही होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कोण बीएसी का मान 90 अंश से कम होगा, तथा यदि आप कोण एसीबी इसका भी मान निकालेंगे तो वो भी 90 अंश से तो कम ही आएगा। तो कोण एसीबी का मान भी 90 अंश से कम ही हो जाएगा। अब आप देखो जब आपने इतना लिख दिया तो यहां से आपको समझ में आ गया कि अतः त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं कि कोण जो बी है वो कोण ए सी बी के बराबर हो जाएगा। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि कोण बी यदि कोण ए सी बी से बड़ा हो गया, इसका मतलब बी के सामने वाली भुजा सी के सामने वाली भुजा से बड़ी हो जाएगी। तो यहां से अब आप लिख सकते हैं इसलिए ए सी ग्रेटर देन ए बी।
अर्थात देखो बी के सामने वाला जो भुजा है, कोण बी के सामने आप देखो भुजा AC है और सी के सामने भुजा AB है, तो आपको समझ में आ गया कि AC वाली भुजा AB वाली भुजा से बड़ी हो जाएगी। और इसका कारण है कि आप जानते हैं कि त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो यहां से आपको पता लग गया कि AC AB वाली भुजा से बड़ी हो जाएगी। और सिमिलरली इसी प्रकार आप जितने भी ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, जैसे आपने मान लीजिएगा एक डी वाला रेखाखंड भी बनाया, तो आपके पास देखो ABD एक त्रिभुज दिखाई दिया, तो उसमें भी आप बोल सकते हैं कि AB वाली भुजा AD वाली भुजा से छोटी हो जाएगी। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं AB वाली भुजा BE वाली भुजा से छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप जितने ऐसे बनाएंगे रेखाखंड तो एक ना एक त्रिभुज तो बनेगा ही। तो आप बोल सकते हैं कि AD AB से बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार जब आपने E वाला रेखाखंड बनाया होगा जो E पर मिला था, तो उसमें आप बोल सकते हैं AE AB से बड़ा होगा, और इसी तरीके से AF आप बोल सकते हैं AB से बड़ा होगा। तो आप चाहें ऐसे भले ही आप बनाने को तो अनगिनत बना सकते हैं, लेकिन हर किसी केस में आप पाएंगे जो AB है अर्थात जो लंब वाला रेखाखंड है वो सबसे छोटा होगा। तो आप अब बोल सकते हैं अतः लंब रेखाखंड, क्योंकि इस प्रश्न में आपने जो लंब खींचा है वो AB है, अर्थात लंब रेखाखंड AB सबसे छोटा है। और यही आपको इस प्रश्न में सिद्ध करने को भी बोला गया था।